हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजी स्नेट पेपर 1 बेस्ड ऑन रिपीटेड टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पीवाईक्यूज आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। मैं बता दूं, इससे पहले मैं 6 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो गाइस इस सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप स्टार्टिंग की 6 क्लासेस जरूर देखें, बिकॉज मैंने उन क्लासेस में भी इसी तरह के पीवाईक्यूज डिस्कस करें जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और बेस्ड हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड अभी तक गाइस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना दिया आप सभी के लिए। आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। कोई इंपॉर्टेंट लिंक होता है, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, क्लासेस के लिंक होते हैं, मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इन सभी जगह पे फॉलो कर लीजिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या आप कह सकते हैं रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि आज जो गांधी जयंती ऑफर चल रहा था उसको आज लास्ट डे इस ऑफर का फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे। यूजीसी 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिसी साइंस पढ़ाते हैं, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट। स्पेशल 3 मंथ का भी क्रैश जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं आप सभी को फॉर दिसंबर एग्जाम। तो आप इसमें इनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है देखने को, 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस करना क्या होगा इन सभी चीज़ों के लिए, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए इंस्टॉल करके इस ऐप को। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द एवरेज ओके so if the average of 5 consecutive odd number is 25, what is the largest number? मैं हिंदी में बता देता हूँ आप सभी को। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब यहाँ पर औसत की बात की जा रही है। सो इस केस में क्या करना होगा, हमें जो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं इसको हमें ऐड करना होगा और 5 से करना होगा डिवाइड, जो होगा 25 के इक्वल, क्योंकि एवरेज गिवन है। तो नंबर डिवाइड बाय जो नंबर का एडिशन है वो डिवाइड बाय जो 5 ऑड नंबर गिवन है। तो नंबर ऑफ जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ नंबर्स और डिवाइड बाय नंबर्स, मतलब जितने नंबर्स हैं 3 है 5 हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर गिवन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर आ जाएगा समेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो वैल्यूज हैं यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लेट कर लेंगे। सो लेट द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इन द मल्टीपल ऑफ एक्स। तो पहला एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि ऑड नंबर बोल दिए हैं तो अब यहाँ पे 2 का एडिशन होगा। जैसे सपोज करो पहला ऑड नंबर 3 है एग्जाम्पल के लिए, तो अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। तो ये नंबर कैसे आ रहे हैं, आप हर एक नंबर पे 2-2 ऐड करते जा रहे हो ना, सभी में हम 2-2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर पता चल जाएगा हमें। तो एक पहला नंबर अगर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2। फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+3 और सॉरी x+4, क्योंकि 2-2 ऐड करना है ना हमें। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x+6, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+8। ठीक है, और डिवाइड कितने से करेंगे हम, 5 से। तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 25। 25 की इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये एवरेज गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि 25 इसका एवरेज है। तो इन सभी को हमें करना है ऐड, कर देंगे 5 से डिवाइड और इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी इक्वेशन हमने बना ली यहाँ पर। अब आपका सिंपल से काम रह गया इसको सॉल्व करना। देखो 1 2 3 4 5, 5 तो एक्स हो गए, तो यहाँ पे हम लिख दिया 5x प्लस 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 होता है। ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 125 माइनस 20, 20 तरह के माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 125 में से 20 जाएंगे तो 105 बचेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 105 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू पता चल गई हमें 21। अब आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, मतलब इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर बताना था। तो अगर पहला नंबर 21 है तो
दूसरा नंबर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। पांचवा जो नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 21 है, 21 प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि लास्ट नंबर x प्लस 8 था ना, 21 प्लस 8 करेंगे तो कितना देगा 29। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये गाइज आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, बट ये क्वेश्चन करने से ही होंगे, प्रैक्टिस करोगे, समझोगे इन क्वेश्चंस को, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी आपसे एग्जाम में। यहाँ पे तो आपको सिंपल लग रहा होगा, बट एग्जाम में टफ लगेगा। उसका सिंपल से रीजन यही है कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझे, ना ही प्रैक्टिस करी, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन टफ लगने लग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन टफ है नहीं। अगर आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसमें से कौन सी शोध की विशेषता नहीं है? सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, अनऑर्गेनाइज या फिर एम्पिरिकल। तो गाइस देखो, जो आपकी रिसर्च है वो अनऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था ना कि कौन सा नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। जो आपकी रिसर्च है वो सिस्टमेटिक भी होनी चाहिए, लॉजिकल भी होनी चाहिए और एम्पिरिकल भी होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक तरीके से हो, लॉजिकल तरीके से की जाए, एम्पिरिकल तरीके से की जाए, तो ये आपकी रिसर्च कहलाएगी, अनऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब गाइस देखो, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन एग्जाम के लिए 5 स्टार रेटिंग की टॉपिक है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना आपको एग्जाम से पहले। तो इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी बोला गया है, लॉन्ग एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड होना चाहिए, फिर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, या फिर हाई पिच्ड वॉइस होनी चाहिए। तो गाइस देखो, अगर कोई बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है या मीडियम रेंज में बात करता है तो भी ठीक है, लो आवाज में बात करता है तो भी ठीक है, लेकिन बस ये है कि समझ में आना चाहिए कि क्या समझाने की क्या कोशिश की जा रही है। सो जो अभिव्यक्ति की स्पष्टता है ना, मतलब जो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कि अगर क्लैरिटी ही नहीं है, आप समझा नहीं पा रहे हो, अगर चीजें कन्वे नहीं हो पा रही हैं सामने वाले तक, तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज अभिव्यक्ति की स्पष्टता। आई होप आपने इस क्वेश्चन को का जो आंसर यही आपने चुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका इंटरनेट, जो आपका आईसीटी है, इंटरनेट वाले टॉपिक से है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम भी होता है और सफारी भी है। एमएस एक्सेल जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ये गाइस आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सोशल मीडिया बताइए, ये कौन सा सोशल मीडिया नहीं है, तो उसके इसमें फेसबुक दे देंगे, ट्विटर दे देंगे आपको, है ना, इंस्टाग्राम दे देंगे, और साथ में दे देंगे आपको गूगल क्रोम, इस तरीके से। तो फिर वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। कि भाई ये जो है ये वेब ब्राउजर, ये आपका सोशल मीडिया नहीं है, बाकी जो तीनों है वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो गाइज ये जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती हैं, और आपको इन चीजों का थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा, कुछ मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे हम अपकमिंग वीक में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं तो जब मैं उस तरह की क्लासेस लेके आऊँगा जब हम एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्लासेस के लिंक ही आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखना है, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं देखो गाइस एक चीज भी प्लान कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले मैं आप सभी को एक कैप्सूल दूंगा। कैप्सूल का मतलब है कि जिसमें आपको यूनिट वाइज जो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट एवरग्रीन टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक्स को मैं उसमें मर्ज करके आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो वो तभी मिल पाएगी आप सभी को जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब वो कैप्सूल आएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कैप्सूल आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी पे नोटिफिकेशन आएंगे। प्लस टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो मैं शेयर तो वहीं पे करूंगा, तो इसलिए आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर नहीं करोगे तो फ्यूचर में कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलेगा ही नहीं कि भाई कैप्सूल आ चुका है, नोट्स आ चुके हैं। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करके रखो। सो इस क्वेश्चन है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स, देयरफॉर सम कैट्स आर डॉग्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सभी बिल्लियां जानवर हैं, कुछ जानवर कुत्ते होते हैं, इसलिए कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब बताना कि वैलिड है, इनवैलिड है, ट्रू है, फिर साउंड है। तो वैसे देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल कैट, यहाँ पर कैट है, ये सब के सब क्या है? एनिमल है। एंड सम एनिमल आर डॉग, कुछ एनिमल जो है वो डॉग हैं, ठीक है भाई, ये कुछ एनिमल जो है वो डॉग का हिस्सा बन गए।
देयरफॉर सम कैट्स आर डॉग्स, तो क्या कुछ कैट जो हैं वो डॉग होंगे? तो ऐसा 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ये। लेकिन इसी केस में अगर ये बोला जाता कि दैट सम डॉग्स आर एनिमल, तो ये 100% ट्रू होता कि भाई हाँ डॉग का जो कुछ कुछ हिस्सा है वो एनिमल में कॉमन है, तो उस केस में ये फिर वैलिड हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल बोला जाता है कि कैट जो है वो डॉग के का हिस्सा है, सम कैट्स आर डॉग्स, तो ऐसा 100% ट्रू होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब 100% ट्रू हो कोई बात तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स? निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ऑटोमोबाइल द्वारा उत्पन्न होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो गाइस देखो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, वो उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपसे गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पॉल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, जितने भी गैसेज हैं, इनको पढ़ के जाना आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस भी होती है, आपकी सांसों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, फेफड़ों में दिक्कत क्रिएट कर देती है, गले में भी दिक्कत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑटोमोबाइल से निकलती है, तो ये खतरनाक गैस होती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इनकम्प्लीट कंबशन इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ टॉक्सिक एंड कलरलेस गैस हार्मफुल टू ह्यूमंस, तो हमारे लिए हार्मफुल है और ये कलरलेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। टीचिंग एप्टीट्यूड से इवेल्युएशन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। तरह तरह की इवेल्युएशन होती है जो कि मैंने अपने पेड क्लास में हर तरीके के इवेल्युएशन करवा रखे हैं आप सभी को, जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो गया, सबमिटिव इवेल्युएशन हो गया, प्रोग्रेसिव इवेल्युएशन, और 10 तरह की इवेल्युएशन होते हैं। तो सब कुछ मैंने आपको अपने पेड क्लास में करा रखा है, अगर आपने इनरोल कर रखा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। आंसर करिए फटाफट से। द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ऐसा इवेल्युएशन जो कि चलते चलते होता है, मतलब लर्निंग भी चल रही है और उसी इन बिटवीन आपको आपका इवेल्युएशन भी कर लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू ग्रेड स्टूडेंट एट द एंड ऑफ कोर्स, टू चेक लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग टीचिंग, टू सर्टिफाई स्टूडेंट इन अचीवमेंट एंड टू प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब हिंदी में भी मैं देख लेते हैं एक बार। पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों को ग्रेड देना नहीं होगा ये। शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति की जांच करना, बिल्कुल यही आंसर है इसका, और सी और डी भी नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, टू चेक लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग टीचिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आपने जो पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद आपने एक बच्चे को खड़ा करके पूछ लिया कि बेटा बताओ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना समझ में आ रहा है, बताओ अपने टर्म्स में, अपने वर्ड्स में बताओ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसको कहा जाएगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आप मतलब वही लर्निंग के ड्यूरेशन, जब लर्निंग चल रही है ना स्टूडेंट्स की, उसी ड्यूरेशन में आपने इस तरीके की चीज़ें कर ली जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो बच्चा बता पाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को, और फिर वो जो है इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे सभी कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट्स, है ना। तो इसे कहा जाएगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। जैसे क्लास में हमने क्विज करवा दिया, बच्चों को हमने क्विज करवा दिया क्लास में खड़े खड़े, है ना, या हमने जो भी पढ़ाया आज उसका बच्चों से फीडबैक ले लिया कि बच्चों आपको कितना समझ में आया, बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। तो इस तरह का जो हम करेंगे चीज़ें जो करते हैं क्लास में, उसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, आपको याद होगा, ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर जो आंसर में पूछा गया था, ये कंसेक्यूटिव नंबर था ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले गए थे। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो जो आंसर है आपका वो भी विषम संख्या होगी, क्योंकि 5 ऑड नंबर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और ये ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता आंसर में। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना ना आए एग्जाम में, तो भी मैं आपको तुक्का लगाना भी बीच बीच में सिखाता रहता हूँ। तो अगर तुक्का टेक्निक से भी चलोगे ना आप, तो उस केस में आप एटलीस्ट इसको तो एलिमिनेट कर ही दोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी तुक्का लगा करके, मतलब इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि ऑड नंबर में आपका जो आंसर है 40 तो नहीं हो सकता, तो फिर तो आपको 3 ही ऑप्शन बचेंगे। तो मतलब एटलीस्ट 33% चांस होंगे क्वेश्चन के सही होने के, है ना। तो कम से कम गलत तुक्का तो नहीं लगाओगे ना। तो इस तरीके की चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, मतलब जब एग्जाम देने जाओगे तो जो आपकी नॉलेज है वो तो काम आएगी, प्लस वहां पर जो आपको चीजें दिख रही है ना सामने स्क्रीन पे, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, अपने दिमाग खोल के बैठना है, ताकि हर चीज को अच्छे से समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस इन इंडिया? तो भारत में मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? AICTE, UGC, NAAC, फिर NIRF। गाइस देखो, एक ही संस्था है जो कि
स्टेटस देती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग स्टेटस, और ये खुद नहीं देती, पहले गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन वो जो है उसका स्टेटस उसको दिया जाता है। सो यूजीसी जो है यही काम करती है, ग्रांटिंग स्टेटस। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 यूजीसी रिकमेंड करती है इंस्टीट्यूशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, और एक बार स्टेटस मिल गया देन उसको यूजीसी पे सर्टिफाई कर देती है, भाई आपको स्टेटस हम ग्रांट कर रहे हैं और आज से आप लोग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। तो ये जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिक्सअप होता है, कुछ स्टेक प्राइवेट का रहता है, कुछ स्टेक गवर्नमेंट का रहता है, मतलब मेजोरिटी तो प्राइवेट की रहती है बट गवर्नमेंट का भी कुछ स्टेक हो जाता है इसके अंदर। देन उसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है, अपनी डिग्री खुद से ग्रांट कर पाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने बताया कि गैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में। सो ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाई जाती है ये इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिस्पॉन्सिबल भी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो अगर हम देखो गाइस, जो ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ट्री होते हैं वो CO2 को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो CO2 का जो कन्वर्जन है O2 में वो नहीं हो पाएगा, स्लो हो जाएगा कन्वर्जन, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोब जो हमारी धरती है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आजकल देखा होगा आपने, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है आज के टाइम पे। तो इसका क्या मतलब है, हमने पेड़ों को बहुत काटा है, हम दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे उतना ही ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा, सिंपल सा रीजन, क्योंकि जो पेड़ होते हैं बहुत ही बड़े कन्वर्टर होते हैं, CO2 को O2 में कन्वर्ट करने वाले होते हैं। हम कन्वर्टर को ही खत्म कर देंगे, कौन कन्वर्ट करेगा CO2 को O2 में, हम इंसान जो है CO2 निकालते हैं, हम अपनी सांस छोड़ते हैं CO2 निकलता है। तो अब क्या होगा, इससे CO2 की मात्रा तो बढ़ती रहेगी, भाई इंसान तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, और पेड़ दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, तो ये उल्टा हो रहा है। इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है और हमारे जो ग्लोब है वो गर्म होता जा रहा है। तो एज एन एजुकेटेड पर्सन आप सभी को क्या करना चाहिए, सभी कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट्स को, कि भाई पेड़ कटने से बचाओ। आपके आसपास कहीं पार्क में पेड़ कट रहा है, कहीं कोई बदतमीजी कर रहा है, पेड़ काट रहा है, टहनी काट रहा है, तो उसको मना करो, भाई मत काटो यार। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तब तो चलो ठीक है, एक बार को काट दो, लेकिन उसके बदले फिर एक पेड़ और लगा दो, कहीं और हट के लगा दो। या आप एज एन स्टूडेंट आप लोग भी अपने आप पेड़ लगा सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। शहर में तो थोड़ा मुश्किल होता है पेड़ लगाना, गाँव देहात में अगर आप रहते हो, कहीं थोड़ा कस्बे में रहते हो, तो जरूर पेड़ लगाइए, वहाँ पेड़ लगाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ना, आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो, क्लासेस देखने के बाद कमेंट किया करो कि क्लास आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती नहीं लगती, कमेंट करके बताया करो, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है मुझे एज ए टीचर मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, आपके लिए क्लासेस क्रिएट करने में। तो कमेंट करके देके जाया करो, फीडबैक दिया करो, क्लास आपको कैसी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके किया करो, और शेयर किया करो सभी लेक्चर्स को, सभी स्टूडेंट्स के साथ। किसी ग्रुप में आप ऐड हो, कोई बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके साथ शेयर कर दिया करो। इससे एज ए टीचर हमारी हेल्प होती है, हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं, और ये जो कंटेंट की रीच बढ़ पाती है, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा कंटेंट, तो हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 10, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ग्रेटेस्ट बैरियर कौन सा है, प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। अब देखो गाइस, यहाँ पर डेडली कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है, जो कि दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। सो ऑप्शन है नॉइस इन द एनवायरमेंट, पुअर सीटिंग अरेंजमेंट, प्री जजेस इन एंड बाइस ऑफ द टीचर और स्टूडेंट, फिजिकल डिस्टेंस। तो ऐसे देखो, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको बैरियर बताना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर है। तो प्री जजेस एंड बाइस ऑफ टीचर और स्टूडेंट, शिक्षक या छात्र का पूर्वग्रह और पक्षपात होना बहुत गलत हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं आपको पढ़ाने आया अकाउंटिंग क्लास में एज ए टीचर, और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान इस बात पे है कि भाई जो सर हैं हमारे, वो पढ़े हैं एक ऐसे कॉलेज से जो कि अच्छा कॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो टॉप कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ SRCC से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं यहाँ से पास आउट हूँ। तो
मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जो आपके सर जो आपको पढ़ाने आए हैं वो एक ऐसे कॉलेज से पढ़े जो गांव देहात में है, तो आप उनकी बात इसलिए नहीं सुनना चाहते, इसलिए नहीं सुन रहे हो क्योंकि वो गांव देहात से पढ़ के आए हैं, आपको लगता है उनको कुछ नहीं आता होगा। तो ये क्या है, ये आपका शिक्षक या छात्र का पूर्वाग्रह हो गया, पक्षपात हो गया। अब आपके अंदर बाइसनेस आ गई कि भाई आपने पहले चीजों को जज कर लिया कि भाई मैं तो नहीं पढ़ने वाला, इनसे इनको कुछ नहीं आता। लेकिन वो जो टीचर वो भयंकर पढ़ाता है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो टीचर, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वो आपको कुछ भी समझाते रहेंगे, आप सुनेंगे ही नहीं ध्यान से कि सर क्या पढ़ा रहे हैं हमारे, है ना। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, तो ये क्या है कि प्री जजेस नहीं करना चाहिए। और गाइस देखो, इसको हम प्रीजुडिस भी कहते हैं। तो गाइस देखो, प्रीजुडिस क्या होता है, मतलब वही जो मैं बता रहा था कि अभी जब की जो चीजें पक्षपात हो जाती हैं, इस केस में सपोज करो कोई टीचर जो है आपका, वो एक ऐसी जगह से निकल के आया, जैसे गांव देहात का मैंने एग्जांपल ले लिया, वहां से निकल के आया है, तो आप नहीं पढ़ना चाहते उससे, उसकी बातें नहीं सुनना चाहते। ये कोई टीचर जो है अदर रिलीजन का है, रिलीजन की वजह से आप ध्यान नहीं दे रहे उस टीचर के ऊपर की सर में अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। किसी अदर रेस का है, किसी अदर जाति का है, अदर अदर कास्ट का है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस वजह से कि वो अदर कास्ट का है। या कोई दूसरा रीजन हो सकता है, सपोज को टीचर आपका जो है वो बेचारे हैंडीकैप है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। अब उनकी नॉलेज तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो उनसे क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि उनको कुछ नहीं आता होगा। तो ये क्या है, ये प्रीजुडिस हो गया। प्रीजुडिस का मतलब क्या है कि आपने पहले से चीजों को सोच लिया कि अरे ये तो ऐसे ही होगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, हटाओ इसको। तो गाइज ये जो है गड़बड़ हो जाती है, फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता क्लासरूम में, क्योंकि टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप सुनोगे नहीं ध्यान से, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीजुडिस एंड बाइस ऑफ द टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ये फ्री में कुछ क्लासें मैंने डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, तो आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। ये क्लास एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स को पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने कवर करवा रखे हैं, बट अगर आप कंप्लीट कंटेंट पढ़ना चाहते हो A to Z एग्जाम टारगेटेड ऑल 10 यूनिट्स, तो आप पढ़ सकते हो। ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स है, 99.98, इतना इतना बच्चे स्कोर कर लेते हैं हमसे पढ़ के। तो इसका मतलब है कंटेंट अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ा रहे होंगे हम लोग। इनके इंटरव्यू भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दिसंबर एग्जाम के लिए 3 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस के, इन सभी के कॉम्बो कोर्स पे हमने 3 मंथ में अवेलेबल करवा रखे हैं। UGC20 कूपन कोड है, ये आज रात 12 बजे तक के लिए और है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। आज है 4 अक्टूबर, जब मैं बता रहा हूँ इस बात को, कल से जो है खत्म हो जाएगा ऑफर। देन आपको रेगुलर फीस पे करनी पड़ेगी। वैसे रेगुलर फीस भी हमारी कम ही है, बाकी प्लेटफॉर्म की कंपेरिजन में आप बाकियों से कंपेयर कर सकते हो, कंटेंट भी उनसे अच्छा मिलेगा, फीस भी उनसे कम मिलेगी। डबल डबल एडवांटेज है, कंटेंट भी अच्छा लेके जाओ, फीस भी कम पे करनी है, गारंटेड। तो गाइज यहाँ पर आप इनरोल करके अपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसके लिए लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। PhD रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।